हेलो बच्चों, आज बहुत दिन बाद अब हम लोग फिर से पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? खनिज एवं धातु। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है, तो वैसे सभी के लिए है। तो आप लोग लिख लीजिए खनिज एवं धातु। हमारा आज का टॉपिक रहेगा खनिज एवं धातु। अब सोचिए ये क्या होते हैं, खनिज क्या होता है, धातु क्या होती है, इस सब का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते होंगे कि अपने चारों तरफ आसपास देखते होंगे विभिन्न प्रकार के धातुओं से बने उपकरण देखते होंगे, वस्तुएं देखते होंगे। छोटी से लेकर के बड़ी से जो उपकरण होते हैं वो सब देखते होंगे। वो किससे बने हैं? धातुओं से। अब जैसे हम सुई देखते हैं तो किससे बना है? वो भी धातु से बना है। अब सबसे बड़ी देख लीजिए, हवाई जहाज हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, ये सभी वस्तुएं किससे बनी हैं? धातुओं से। घर में आप प्रयोग करते हैं, बर्तन प्रयोग करते हैं, पीने के लिए चाहे पानी जो है गिलास का प्रयोग करते हो, जग का प्रयोग करते हो, ये सब किससे बने हैं? ये सब धातुओं से बने हैं। तो इसी सब के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, मानव विकास के क्रम में एक ऐसा धातु है जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा। उस धातु का क्या नाम था? तांबा। यानी इसको बोलते हैं तांबा, यानी इसको इस तरह भी बोलते हैं, दूसरे उसमें ताम्र। यही ताम्र युग जो था मानव विकास में, क्या हुआ? बहुत बड़ा योगदान था। ये ताम्र युग था, इसका मानव विकास में बहुत बड़ा योगदान था। अच्छा, इसके बाद फिर एक आया दूसरे धातु जो है लोहे की खोज हो गई। जब लोहे की खोज हुई, लोहे की जब खोज हो गई, उससे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति आ गई। अच्छा, औद्योगिक क्रांति क्या होता है? औद्योगिक क्रांति वह होता है जिसमें छोटे से लेकर के बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया जाता है। अच्छा, उन उद्योगों में क्या होते हैं? बहुत से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन हो, जो उत्पाद होता है, वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो सब कहाँ से बनते हैं? उद्योगों से बनते हैं। जैसे आपका मोटर गाड़ी हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब कहाँ से बनते हैं? ये सब उद्योगों से बनते हैं। तो लोहे की जब खोज हो गई तो क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति हो गया। तो मानव के विकास में सबसे ज्यादा किस धातु का योगदान रहा? शुरू में ताम्र का, यानी तांबे का। ठीक है, फिर बाद में लोहे की खोज हो गई। लोहे की खोज तो मानव को एकदम बदल दिया, उनके सपने बदल गए, उनके विचार बदल गए, उससे वह बहुत मजबूत हो गए। क्यों? लोहे का प्रयोग कहाँ करने लगे? हथियार बनाने में। जैसे होते हैं तलवार हो गया, भाले हो गए, इन सब का प्रयोग लोग करने लगे। अच्छा, इनका प्रयोग क्यों करते थे? युद्ध में होता था हथियार, काफी मजबूत होता है लोहा, इसका प्रयोग करने लगे। और फिर देखिए बर्तन बनाने लगे, बर्तन। फिर और जो धातु आए उनसे फिर क्या बनने लगे? आभूषण। आभूषण देखते होंगे, बिना आभूषण के, अच्छा धातु नहीं है तो बिना धातु के कोई आभूषण संभव ही नहीं है। यानी वह चमक, वह सुंदरता और किसी पदार्थ से बनेगी तो नहीं रहेगा। तो यानी धातुएं क्या की? धातुओं ने मानव के विकास में बहुत परिवर्तन लाया। और फिर देखते हैं विद्युत उपकरण। आप देखते होंगे ना विद्युत। अच्छा, विद्युत उपकरण में क्या क्या होता है? ये भी किससे बने होते हैं? धातुओं से। अच्छा, इन धातुओं में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? तांबा देखते होंगे, एल्यूमिनियम देखते हैं, और कहीं कहीं चांदी का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन चांदी महंगी होती है, या विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक भी होती है, महंगी होने के कारण चांदी का प्रयोग उतना नहीं होता है। बिजली के उपकरण बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? तांबा और एल्युमिनियम का। आप देखेंगे घर में जो बिजली के वायर लगे हैं, उसको छील कर देखिए,
उसके नीचे देखेंगे कॉपर का भी दिखता है और एक सफेद सफेद कलर का दूसरा दिखता है, तो वो क्या रहता है? एल्युमिनियम का रहता है। तो ये सब किसके प्रयोग से हुए हैं? धातुओं के प्रयोग से। और फिर यातायात, यातायात जाते हो ना, यातायात का मतलब क्या होता है? हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पहले पैदल चलते थे लोग, फिर बाद में पहिए का आविष्कार हुआ, फिर बैलगाड़ी, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, फिर कार, कार से रेल, हवाई जहाज, पानी के जहाज। ये सब किससे बने? ये धातुओं से ही बने। अगर ये सब धातुएं नहीं होती तो समझ लीजिए हम इतना अपने यातायात को आसान और सुलभ नहीं बना पाते। तो क्या किया मानव के जीवन में? धातुओं ने क्या किया? बहुत कुछ परिवर्तन ला दिया। ठीक है, इन सबको लिखते चलो। और फिर देखिए, अच्छा ये धातुएं किससे बनती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं? खनिजों से। प्रकृति में जो होती हैं खनिज, उनसे धातुएं मिलती हैं। अच्छा खनिज में क्या क्या होते हैं? सिर्फ धातुएं नहीं होती हैं, अधातु भी होते हैं, धातु एवं अधातु होती हैं। अधातुओं से भी देखिए क्या क्या बनते हैं? बहुत से उपकरण बनाए जाते हैं, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? अधातु है। ये सब चीजें हैं। चलिए इसको इतना नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए। अच्छा कुछ धातुएं क्या होती हैं? क्या होती हैं? जो होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं जो होती हैं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अच्छा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लिख लीजिएगा, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी हैं? पहला लिख लीजिए सोना, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? गोल्ड। इसका जो है सिंबल प्रतीक होता है Au। और दूसरा क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम इसका इंग्लिश में भी नाम प्लेटिनम होगा, इसका भी प्रतीक Pt होगा। ये सब धातुएं क्या हैं? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी इसके साथ किसी और प्रकार की धातु का मिश्रण नहीं रहता, यानी कोई और धातु इससे जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, इसको लिखते चलो। और देखिए अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अधिकांश जो धातुएं होती हैं यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अब यौगिक के रूप में देखिए, जैसे अच्छा इनमें सबसे अधिक क्या होती हैं? ऑक्साइड के रूप में। यौगिक के रूप में सबसे अधिक किस रूप में? ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे लौह का ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड होता है, और फिर कॉपर ऑक्साइड, तांबे का जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। इसको लिखते चलो। और फिर देखिए कुछ धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड के रूप में जैसे कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ये क्या है? कुछ धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। जैसे लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब क्या है? ये सब धातुएं जो है सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। इसको लिखते चलो। और प्रकृति में जो खनिज होता है बहुलता में किसके रूप में पाया जाता है? सिलिकेट के रूप में।
जो सिलिका होता है उसके रूप में पाई जाती हैं। सिलिकेट से धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है वह जानते हो बहुत कठिन होता है, यानी काफ़ी खर्चीला होता है, ज़्यादा उसमें खर्च आते हैं। अब चलिए खनिज देखिए प्राकृतिक पदार्थ के रूप में कहाँ कहाँ मिलता है, इसको ना नोट कर लिए, आगे बढ़े। हेडिंग डालिए खनिज। भाई कोई पूछ सकता है ना खनिज किसे कहते हैं, तो इसको लिख लो। यहाँ हेडिंग डालो खनिज। अब लिखो भूपर्पटी। भूपर्पटी जानते हो ना, पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को देखो, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है उसके ऊपरी परत में कुछ गहराई तक क्या पाए जाते हैं? ये खनिज पाए जाते हैं। किस रूप में होते हैं? तत्व या यौगिक के रूप में। ठीक है, जैसे लिख लो, जैसे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, माइका। माइका को अभ्रक भी बोलते हैं, कभी कभी इसको लिख देते हैं तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर भी देखते होंगे, घरों में लोग लगवाते हैं। हो गया? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। कोई पूछता है अगर खनिज किसे कहते हैं तो आप बता दोगे। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम नहीं रहता है, प्राकृतिक, यानी उसको किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है, उसको मानव ने नहीं बनाया। मानव जिसको बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तु है। जिसको प्रकृति बनाती है उसको प्राकृतिक वस्तु बोलते हैं। तो अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, माइका हो गया, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट आदि। इसको लिखते चलो। अच्छा, सोचते होगे कि भूपर्पटी पर ही सिर्फ खनिज पाए जाते हैं? समुद्र में भी पाए जाते हैं। समुद्र में भी क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। जो नमक खाते हो
कहाँ से मिलता है हमको? समुद्र से। किसके रूप में? सोडियम क्लोराइड के रूप में, जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम आयोडाइड, ये भी समुद्र से ही निकाला जाता है। फिर सोडियम आयोडेट आदि जो है क्या है? ये सब समुद्री जल में पाए जाने वाले खनिज हैं। कौन कौन सा? सोडियम क्लोराइड, लिख लो, इसको मिटा दें। लिख लो, समुद्री जल में पाए जाने वाले खनिज या समुद्र में पाए जाने वाले खनिज। अभी तक हम लोग सिर्फ जानते हैं भूपर्पटी में, तो यहां भी लिख लीजिए। पहला लिखिए सोडियम क्लोराइड, फिर दूसरा लिखो सोडियम आयोडाइड। आयोडाइड यानी आयोडीन जो देखते होगे ना, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट। ये सब जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सब खनिज जितने हैं ये जल में। कौन से जल? समुद्री जल, उसमें सब में पाए जाते हैं। इतने जितने एक प्रकार के सब खनिज हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड हमने लिखा है, क्लोराइड। सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए, खनिज देखिए, खनिज किस किस रूप में होते हैं? दो रूप में होते हैं खनिज। कौन कौन से दोनों रूप हैं? पहला लिख लीजिए धात, और दूसरा कौन सा है? अधात। धातुओं में जैसे आप लिख सकते हैं लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। अधात में बहुत कुछ लिख सकते हैं आप लोग। कौन कौन से आते हैं? स्फटिक आते हैं, पत्थर आते हैं, क्वार्ट्ज आते हैं, बॉक्साइट होता है जो एल्युमिनियम का होता है, वह धातु होता है। सब इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। खनिज समझ गए। दूसरा हेडिंग डालिए अयस्क। और अब कोई पूछता है कि खनिज कितने रूप में पाए जाते हैं तो बता देना खनिज दो रूप में पाए जाते हैं, धातु और अधातु के रूप में। तो लिखो, चलो यहाँ हेडिंग डालो अयस्क। और अब सोचो ये अयस्क क्या होते हैं? ध्यान दो, अयस्क जो होते हैं ये जो होते हैं धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। कौन? अयस्क। जो हमारा अयस्क होगा वह किसका ऑक्साइड होगा? धातुओं के। अब ये ऑक्साइड क्या कहते हैं? जैसे सल्फाइड हो गया, सल्फेट हो गया, और फिर इनका जो निष्कर्षण होता है बहुत ही कठिन होता है। लिखो ऐसे खनिज, लिखो ऐसे खनिज जिनसे, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण
अधिक मात्रा में सरलता से, अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत, लागत मतलब खर्च, जैसे कम खर्चे में अगर हम कर लेते हैं उनका निष्कर्षण, एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, क्या अधिक मात्रा में धातुएं प्राप्त की जा सकें और बड़ी आसानी से, और खर्चा भी बहुत ही कम लगे, तो वह क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिए, अयस्क धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब रूप होते हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट, इन सब रूपों में जो होते हैं अयस्क पाए जाते हैं। आगे लिखो, अब मैं लिख दे रहा हूं कुछ धातुओं के नाम और फिर इसके सामने उनके अयस्क के नाम, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। हो गया है? बढ़े आगे, नोट करो। चलो ठीक है, आगे हम लिखा रहे हैं। एक कॉलम बनाओ, एक तरफ धातु लिखो और एक तरफ अयस्क, ऐसे ही बना लो, ऐसे लाइन खींचो। यहाँ इस साइड धातु लिख लो और इस साइड क्या लिखो? अयस्क का नाम। ठीक है, इधर धातु का नाम है, इस तरफ अयस्क का नाम। यहां पर लिखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अयस्क का नाम क्या होगा? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। इसका फार्मूला भी लिख लो, MgCO3। MgCO3, देखो CO3 क्यों? क्योंकि कार्बोनेट के रूप में है, इसलिए यहाँ CO3 हम लगा दे रहे हैं। और दूसरा देखो, दूसरा लिखो जिंक। जिंक धातु का अयस्क क्या है? कैलेमाइन। कैलेमाइन, इसका फार्मूला क्या है? ZnCO3। क्या है? जिंक कार्बोनेट। देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के रूप में है इसके अयस्क। हमने बोला था ना, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, इन सब रूपों में जो होते हैं धातुओं के अयस्क पाए जाते हैं। आगे लिखो लेड। लेड जानते हो? शीशा, इसका अयस्क क्या होता है?
गैलेना, ये सब कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं। गैलेना, इसका फार्मूला होता है PbS, PbS कैपिटल S रहेगा। तो क्या है, लेड सल्फाइड है, यह सल्फाइड के रूप में पाया गया है। और दूसरा लिखो, चौथा लिखो कापर, कापर यानी तांबा, इसको बोलते हैं कापर ग्लांस, कापर ग्लांस। अब कापर ग्लांस है Cu2S, एक किसके रूप में पाया गया है, ये भी कॉपर सल्फेट के रूप में पाया जा रहा है। अब पांचवा लिखिए, पांचवी धातु है आयरन, आयरन यानी लोहा, आयरन, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए लोहा। हेमेटाइट, हेमेटाइट, इसका फार्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3। इतना 5 हो गया ना। और आगे चलिए लिखिए एल्युमिनियम, इसको मिटा दें, ऊपर का मिटा देना, इसको लिख लिए होगे, हाँ इसको मिटा दे रहे हैं। छठवां लिखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एस क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, इसका फार्मूला हो गया Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है। फिर लिखिए सातवां जो धातु है सिल्वर, सिल्वर चांदी, इसका अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, Ag2S, Ag2S इसका फार्मूला। अब एक धातु और लिख दे रहे हैं, देखिए कैल्शियम, कैल्शियम, जिप्सम, जिप्सम, तो हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये धातु हो गए इस तरफ, और इस तरफ क्या हो गए अयस्क। अच्छा, उनका नाम भी लिख दिया हो, उनके सूत्र भी, फार्मूले भी लिख दिया हूं, इन सबको आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कक्षा फिर दूसरे दिन चलेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो और जिससे आपको समझ में आए। बहुत ज़्यादा एक दिन पढ़ लेने पे दिमाग से भागने लगता है और आप बोर भी ना हो। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इसका फार्मूला सबको याद करके आना है, मैं कल पूछूंगा और सबको तैयार कर लीजिए। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा मिलते हैं।